नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में एक सवाल डाला था और सवाल ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता क्या लोगों को मिलना चाहिए। इस सवाल के अगेंस्ट में कुछ लोगों ने रिप्लाई किया है। हम समझेंगे इस रिप्लाई में क्या क्या उन्होंने लिखा है, साथ में इस टॉपिक को भी समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, 2021 को टारगेट कर रहे हो आप या 20 को टारगेट कर रहे हो, सबसे बड़ा जो आपके लिए अड़चन है वो है ओवर इन्फॉर्मेशन। मैं कई बार अपने चैनल पे बोल चुका हूँ कि ये जो समय है जब दुनिया भर के वीडियो, दुनिया भर के पीडीएफ ईजिली अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहता कि कोई कोचिंग जो अपना पीडीएफ दे रही है, वीडियो दे रही है, उस पर दिक्कत है। वो सब सही है, सब अच्छा लिखते हैं, सब क्वालिटी मटेरियल देते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कितना आप पढ़ सकते हो और उससे भी इम्पॉर्टेंट कितना आप याद रख सकते हो। एग्ज़ाम में किसी भी सवाल के अगर कोई सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, अगर मेंस की बात करते हैं, तो आपको मुश्किल से 2 से ढाई पन्ने मिलते हैं लिखने के लिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 9 मिनट का समय मिलेगा जब आप अपना आंसर लिख पाओगे। 2.5 पन्ना 9 मिनट, मुश्किल से आप 150 वर्ड लिखते हो आपमें। अब 150 वर्ड लिखने के लिए, किसी क्वेश्चन का आप 150 वर्ड लिखते हो तो कितना समय आपको चाहिए, कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप जो 150 शब्द लिखो उसके लिए आप पूरा ग्रंथ पढ़ रहे हो, पूरी एक 50-50 पन्ने की पीडीएफ पढ़ रहे हो। दोस्तों ये समझना जरूरी है कि हम कितना पढ़ें, क्योंकि पैसा तो चलो आपके पास बहुत होगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पर बस ये है कि टाइम लिमिटेड है आपके पास। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आप मान के चलो कि सिविल सर्विसेज में आप सेलेक्ट कभी नहीं हो पाओगे। अगर आपके पास जो शेड्यूल तैयार किया आपने उसमें रिवीजन का शेड्यूल नहीं है, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इतना कुछ पढ़ने को है, इतना कुछ जानने को है, आप पढ़ोगे, आपको लगेगा आप पढ़ रहे हो, बट रिवाइज ना करने के कारण वो लगातार भूलते चले जाओगे और जो भी आपने मेहनत की वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। दोस्तों एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ही कीजिएगा कि आप अपने को लिमिटेड कीजिएगा। कोई पीडीएफ फिलहाल डाउनलोड मत कीजिएगा। अगर आप 2021 को टारगेट कर रहे हो, आज से भी टारगेट कर रहे हो, तो कोई पीडीएफ डाउनलोड मत कीजिए। अभी के लिए डाउनलोड मत कीजिए, बाद में कर लीजिएगा, अभी के लिए मत कीजिए क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है। आप सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप नोटबुक लेकर आइए, आप एक कॉपी लेकर आइए और जो न्यूज़पेपर आता है उस न्यूज़पेपर में आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको लिखना शुरू कीजिए। पहले पन्ने में आप जितना भी सिलेबस है वो लिखिएगा। बाद के उसमें जैसे आपने पहले पन्ने में सिलेबस लिख दिया और हर टॉपिक को आप 5-5, 6-6 पन्ने दे दीजिएगा। न्यूज़पेपर में कुछ अगर उसी रिलेटेड कुछ आर्टिकल आया है, कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, तो रोज़ आप नोट्स बनाइए। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे इस टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे। कुछ लोगों ने रिप्लाई किए होंगे, तो उस पॉइंट्स को हम जानेंगे। आपको पॉइंट्स अपने हाथ से नोट डाउन करना है, अपने हाथ से लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर अपने हाथ से लिख लोगे पॉइंट को और उसको एक बार भी अगर रिवाइज कर लोगे, ज़िंदगी भर याद रहेगा। वो कितने अच्छे भी पीडीएफ क्यों ना हो, लेकिन आप उसको याद नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपने हाथ से भी लिखी चीज़ होगी तो आप हमेशा उसको याद रखोगे। मेरी कोशिश बस इस तरह के वीडियोस मैं लगातार लेकर आऊँगा कि मैं एक टॉपिक अपने कमेंटी बॉक्स में डालूंगा। उस कमेंटी बॉक्स में जब क्वेश्चन आएगा उसको लोग रिप्लाई लिखेंगे, उस रिप्लाई को हम यहाँ पब्लिक के सामने पढ़ेंगे, इस वीडियो को बनाएंगे और उसके बाद मैं उस टॉपिक पे अपना पॉइंट ऑफ लिखूँगा। दोस्तों जो क्वेश्चन मेन से पूछा जाता है, प्रैक्टिकली ये है कि अगर आपको उसके 5-6 पॉइंट भी अगर पता है आपको, तो वो 150 शब्द आप लिख सकते हो और 9 मिनट के अंदर आपका टाइम पूरा कवर हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी टॉपिक पे अगर आप 5 पॉइंट भी, क्वालिटी 5 पॉइंट भी पता है आपको, मुझे लगता है कि वो फिर टॉपिक कवर हो गया आपका। तो आपको बस ये देखना है कि आप किसी भी टॉपिक पे 5-6 पॉइंट्स आते कि नहीं आते। अगर 5-6 पॉइंट्स अगर आपको आते हैं, आपने नोट्स बना रखे हैं, तो फिर मैं कुछ आप ये करिएगा कि कभी भी उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा। चाहे कुछ हो जाए, चाहे किसी की कोई कोचिंग के नोट्स में हो, अगर आपके पास 6 पॉइंट्स हैं किसी टॉपिक के, फिर आप नहीं पढ़ोगे। ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, आपको लिमिटेड रखना है अपने आप को, क्योंकि एनर्जी टाइम लिमिटेड है आपके पास से। रिवीजन नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पे आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता क्या लोगों को मिलना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि GS3 में इंपॉर्टेंट है। GS3 में आपका इकोनॉमिक्स आती है और इकोनॉमिक्स में सवाल या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा या तो आपको इनडायरेक्टली इस इन्फॉर्मेशन को आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आएगा जरूर। क्योंकि जो स्थिति है कोरोना वायरस के बाद मार्केट में, दुनिया की स्थिति है, जो बेरोजगारी चल रही है या जो आर्थिक मंदी आ गई है, पूरी दुनिया में आ गई है, उसके रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझते हैं इस टॉपिक को। तो आज थोड़ा समझेंगे। कुछ लोगों ने रिप्लाई भी किया, वो भी समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या रिप्लाई किया है। पहले रिप्लाई पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा आपको। देखिए
सुभाष शर्मा जी हैं, उन्होंने लिखा है, मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने रिप्लाई किया है, क्योंकि आप लोग अपना मूल्यवान समय निकाल कर, एनर्जी निकाल के आप टाइप कर रहे हैं। ये आपको भी हेल्प करेगा, साथ में दूसरे लोगों को भी हेल्प करेगा। तो अगर जो भी पॉइंट अगर अच्छा पॉइंट है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि मिल के अगर मेहनत करेंगे ना तो सफलता जल्दी मिल जाएगी आपको। मिल के मेहनत कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, आपस में कॉम्पिटिट मत कीजिए, आपस में हेल्प करना सीखिए। तो सुभाष शर्मा जी बोलती है, या तो गवर्नमेंट जॉब दे दो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यहाँ तो ना जॉब है ना कोई अलाउंसेज है। ठीक है। प्रीतिमान जी बोलती है, यस, या तो नौकरी दे दो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज। कह रहे नौकरी दे दीजिए, अलाउंसेज दे दीजिए, कुछ भी चाहिए उनको। इंडिया 18 टेक बोलते हैं, सर जी मुफ्त खोर हैं, अगर 10 साल के लिए सरकारी नौकरी बंद हो जाए तो देश का भला हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब से देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, अब वो बोले 10 साल के लिए बंद कर देना चाहिए। अब मैं चाहूँगा कि इंडिया टेक जो हैं वो इस बात को एक्सप्लेन करें। देखिए यहाँ पे ये नहीं कि वो गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उसके पीछे आप कुछ अपना एविडेंस दो, कुछ बात को क्लियर करो। हो सकता है जो अपना पॉइंट बोला उसके पीछे आपको डेटा हो, कुछ ऐसी थ्योरी हो जो शायद लोग मिस कर रहे हो। तो अगर आप ये बात बोलते हैं कि हाँ भाई सरकारी नौकरी से लोगों को नुकसान हो रहा है, तो ये पॉइंट आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। तो आपको डिफरेंट एंगल के आंसर्स लिखना जरूरी है, डिफरेंट अप्रोच से। हर आंसर के 4-5 पॉइंट्स होते हैं, समझना जरूरी है। एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने पड़ेंगे। अब जैसे इन्होंने बोला कि सरकारी नौकरी से नुकसान हो रहा है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको भी आपको समझना जरूरी है। अगर ये अपनी बात को भेजा समझा सकते हैं तो पॉइंट अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। अमित प्रकाश जी बोलते हैं, वी वांट जॉब नॉट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, मतलब कि उनको जॉब चाहिए, अलाउंसेस नहीं चाहिए। अमित प्रकाश जी बोलते हैं। शैलेंद्र दागर जी बोलते हैं, यस उनको चाहिए। नेहा हिना जी बोलती हैं, नो सर, स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा जरूरी है ताकि वो खुद इंडिपेंडेंट हो सके। बहुत से कुछ टाइम के लिए चीज़ें ठीक लग सकती हैं, लॉन्ग टाइम नहीं। आई थिंक इट्स हेल्पफुल बट नॉट लॉन्ग टर्म फुलफिल क्राइटेरिया। मतलब कहते हैं कि कुछ समय के लिए तो ये सक्सेसफुल है बट लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदेही होगा। ठीक है। ललित गुप्ता जी बोलते हैं नौकरी दे दो, और विल्सन सक्सेना जी बोलते हैं नो। तो जब तक ये वीडियो बना है अभी तक फिलहाल इतने ही कमेंट्स आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जब फ्यूचर में ज़्यादा कमेंट्स आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब डिस्कस करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस क्या हैं। ये दोस्तों देखिए, 2 तरह की रेसेशन आता है, यानी कि मंदी आती है, आर्थिक मंदी आती है। एक होती है सप्लाई साइड आर्थिक मंदी, यानी कि कोई बैंक डूब गया, कोई बहुत बड़ा बैंक था वो डूब गया, या बैंक ने इतना ज़्यादा गलत तरीके से कर्ज बांटा कि वो उसको आर्थिक मंदी आ गई। जैसे कि हमने 2008 में देखा, सब प्राइम लोन में यही हुआ था कि बैंकों ने ज़रूरत से ज़्यादा लोन बांटे अमेरिका में, और फिर वहाँ पर आर्थिक मंदी आई, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी के रेट्स बिल्कुल सस्ते हो गए और लोग वापस नहीं कर पाए अपना लोन को। तो सब प्राइम लोन उसे कहते हैं। ये बैंक साइड की प्रॉब्लम थी, नॉट कंज्यूमर साइड की। बैंक साइड की, बैंक ने अपने गलत स्ट्रैटेजी के माध्यम से किया। या कोई ऐसी मंदी हो जाए जैसे कि भूकंप आ जाए, न्यूक्लियर बम गिर जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि पूरा सिस्टम ही चरमरा जाए, तो एक मंदी आ जाती है। युद्ध हो जाए, लड़ाई हो जाए, वर्ल्ड वॉर हो गया, तो उस समय आर्थिक मंदी आ जाती है। ठीक है। तो ये एक होता है सप्लाई साइड की आर्थिक मंदी है। एक होता है कंज्यूमर की तरफ से आर्थिक मंदी है। कंज्यूमर की मंदी का मतलब है कि कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। कंज्यूमर के पास पैसा होता, जैसे मान लो आपके पास पैसा होता तो आप क्या करोगे? आप कुछ ना कुछ खरीदोगे, कपड़े खरीदोगे, या कुछ कार खरीदोगे, या मूवी देखने जाओगे, एंटरटेनमेंट करोगे, या कुछ भी करोगे। या लेट्स सपोज आपने चाउमीन भी खाई तो आपने पैसा दिया और एक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हुआ उसका। कुछ भी किया, अगर पैसा था आपने कुछ चीज़ परचेज कर ली। इस समय सिचुएशन क्या है दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर कि कंज्यूमर साइड रेसेशन आया हुआ है, यानी कि जो मंदी आई हुई है वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आई है। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। पहला NSSO ने एक अपना रिपोर्ट जारी की थी, इसमें बोला था कि 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। मतलब 45 साल, हिंदुस्तान के 45 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं। NSSO ने एक रिपोर्ट निकाली थी, एक और निकाली थी, जिसमें ये बोला था कि सन 2007 से लेकर सन 2012 तक, 7 से लेकर 12 तक हिंदुस्तान में 75 लाख जॉब्स क्रिएट हुई। 2013 से लेकर 2018-19 तक मात्र 25 लाख जॉब्स क्रिएट हुई। मतलब 7 से लेकर 12 तक 75 लाख और 12 से लेकर 18 तक की 25 लाख।
जब 7 से 12 के बीच में जब 75 लाख जॉब्स क्रिएट हुई थी, उस समय हिंदुस्तान को 1 करोड़ जॉब्स की ज़रूरत थी, लेकिन ज़रूरत 75 लाख जॉब्स ही बन पा रही थी। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कम ही हो पा रहा था। 12 से 18 के बीच में रिक्वायरमेंट जो थी वो 1 करोड़ से बढ़कर 1.25 करोड़ हो गई, लेकिन जो जॉब क्रिएशन हो रही है वो मात्र 25 लाख हो रही है। अब इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था, जो विदेशों से इन्वेस्टमेंट आता है वो कम हो गया, एक कारण है। अब इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि अगर बाहर से कोई पैसा आएगा तो यहाँ पर फैक्ट्री लगेगी, कंपनी सेटअप होंगी, यहाँ जॉब मिलेंगी यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाहर से पैसा आया, एफडीआई आई, वो कम आई, इस कारण से जॉब क्रिएशन में दिक्कत आई है। अब जब जॉब कम क्रिएट हुई तो लोगों के पास पैसा कम है, पैसा कम होने से अब मैं कोरोना वायरस से पहले की सिचुएशन बताऊँ, यहाँ वहाँ कोरोना वायरस से चीज़ों को और बदतर कर दिया, लेकिन कोरोना वायरस से पहले भी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही थी। हमारी जो ग्रोथ थी सन 2012-13 की, जो सबसे फास्टेस्ट हम लोग ग्रो कर रहे थे, 18 तक आते आते हम लोग फास्टेस्ट डिक्लाइन करने वाली इकोनॉमी बन गए। अब इसके पीछे कई फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स इसके अंदर है। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब कि विदेश में वहाँ की इकोनॉमी जो क्रम्बल करी, उसका असर हमारे देश पे पड़ा, और हमारी कुछ पॉलिसीज़ भी गलत रही, जिस कारण से हमारे देश की इकोनॉमी को असर करा, जिसमें आप नोटबंदी को भी काउंट कर सकते हैं, जीएसटी को भी काउंट कर सकते हैं। विदेश से बात करते तो वहाँ का जो रिसेशन आया अमेरिका वगैरह में, उसको कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए उस पर आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये कई फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर से नहीं होता, कई फैक्टर से होता है, ठीक है। अब बात उठी कि जब ऐसी सिचुएशन है, जब लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या किया जाए। कोरोना वायरस के टाइम पे, जैसे अभी की कुछ टाइम की पहले बात है, अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने लोगों को अलाउंसेस दिए, मतलब कि अलाउंसेस मतलब कि एक पैकेज दिया, लोगों को 3 बार पैसे दे चुके हैं, यानी कि उनको पता है कि हमारे जो लोग हैं वो घर में बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों सरकारों ने पैसे दिए हैं कि आप खर्च कीजिए, क्योंकि उनको पता है कि चूँकि कोरोना वायरस की वजह से सब घर बैठे हुए, लॉकडाउन की वजह से घर बैठे हुए हैं, तो ये कोई काम नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। अब पैसा उनके पास नहीं है तो क्या खरीदेंगे, अगर कुछ खरीदेंगे नहीं तो आर्थिक मंदी आ जाएगी, कंपनी के पास कोई डिमांड नहीं होगी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ज़बरदस्ती पैसे दिए गए कि जाओ खर्च करो, हम आपको पैसे दे रहे, जाओ खर्च करो। ये ब्रिटेन अमेरिका में हुआ है। हिंदुस्तान में अभी तक ऐसा कोई पब्लिक को पैकेज नहीं गया है। अभी एक पैकेज सिर्फ आया था, 20 लाख करोड़ का सरकार ने किया था। वो पैकेज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि वो पैकेज नहीं है, वो लोन सिस्टम है, वो भी गलत टाइम मतलब जगह, मतलब सरकार ने कंपनीज को दे रही है, कंपनीज को पैकेज की जरूरत नहीं है, पब्लिक को पैकेज की जरूरत है, ये एक्सपर्ट्स बोलते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना होगा, ये मैं आपको बस एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि पब्लिक के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। कंपनीज के पास, ठीक है, अब कंपनी के पास जैसे कि मान लीजिए हीरो होंडा है, होंडा ऐसे कहते हैं, हीरो अलग हो गया, होंडा के पास बाइक है। अब बाइक तो बना तो दी उन्होंने, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। अब सरकार लोन होंडा को देगी तो भाई तुम और लोन ले लो, ठीक है, होंडा लोन ले लेगी, फैक्ट्री बना देगी, उसके बाद क्या करेगी, बेचना तो पब्लिक में है ना। अब पब्लिक के पास ही पैसा नहीं है, आप लोन फैसिलिटी दे रहे हो कंपनीज को, लेकिन पैसा जो है पब्लिक के पास नहीं है, खरीदना अल्टीमेटली पब्लिक को है। तो मर्ज कहाँ है, इलाज कहाँ हो रहा है, ये देखने वाली बात है। आपको इलाज करना है पब्लिक का, पब्लिक के पास पैसे देने की बात है। तो ये अलाउंसेस की बात चल रही है, अलाउंसेस देना जरूरी होता है, ठीक है। अभिजीत बनर्जी, जिनको अभी नोबेल मिला है, उन्होंने बात उठाई थी कि आप पब्लिक को पैसा दे दो, पब्लिक के पास पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, लोग डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी रन करेगी, कंपनी अपने आप, कंपनी के पास काम आ जाएगा, कंपनी जो अपने आप सप्लाई करेगी, कंज्यूमर को अपना चीज़ मिल जाएगी और कंपनी को डिमांड मिल जाएगी, तो वो जो जॉब करने वाले हैं फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर देंगे। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है रखा गया है अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई आप चूँकि देश में कम जॉब है नहीं, तो फिलहाल ये सोच आ रही है कि पैसा दे दो, पैसा दे देंगे तो अपने आप साइकिल जो रन करना शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल शुरू में पैसा दे दें, मतलब कि एक तरह से गाड़ी को धक्का लगाने के लिए धक्का लगा दो, एक बार थोड़ा सा एक रोल करेगी तो अपने आप फिर चल पड़ेगी वो। ये एक सोच है। अब इस सोच के 2-3 कारण हैं, इसके नुकसान भी है। तो पॉजिटिव देख लिया कि भाई चलो पैसा देंगे तो कंपनी इकोनॉमी रन कर जाएगी, लेकिन इसके नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है? पहला चीज़ ये है कि अगर आप पैसा दे रहे हो, सरकार पैसा दे रही है, तो कहीं ना कहीं से पैसा देगी ना, जेब में रखा तो पैसा नहीं है, अपने पास जो बजट है वो रखा है। अब वो पैसा दिया तो पहली बात सरकार के पास क्या पैसा इतना है कि इतने बड़े देश को पैसा दे पाए, और अगर ये ज़्यादा पैसे दिया जा रहा है तो रिटर्न में क्या आएगा?
देखिए, दो वेलफेयर स्कीम होती है हमारे देश में, वेलफेयर स्कीम भी चलती है। दो तरह की वेलफेयर स्कीम होती है। पहली वेलफेयर स्कीम होती है कि आपने लैपटॉप बांट दिया, आपने टीवी बांट दी, फ्रिज बांट दिया। साउथ में तो टीवी फ्रिज बढ़ते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो लैपटॉप बटा था। अब जब ऐसा जगह पर वेलफेयर किया जाता है, ऐसे जगह पर सरकार पैसा खर्चा करती है, तो यहाँ से रिटर्न नहीं आते हैं, रिटर्न नहीं आते हैं। लैपटॉप दे दिया आपने, 40,000 का लैपटॉप दे दिया, उसने बच्चे ने चलाया नहीं चलाया, लेकिन आपने 40,000 रुपये दे दिया, आपने पैसा दिया पर रिटर्न नहीं आए। तो ये वेलफेयर स्कीम को थोड़ा सा रोकना चाहिए, ये चीज़ गलत है। ये चुनाव में ये ज़्यादा चलता है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं, इससे नुकसान ही होता है। दूसरी तरफ कुछ वेलफेयर स्कीम ऐसी होती है जो बहुत हेल्पफुल होती है, जैसे मिड डे मील। सरकार ने 95 के बाद से मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च किया, स्कूलों में खाना मिलना शुरू हुआ। जब खाना मिलना शुरू हुआ तो देखा गया कि बच्चों का जो एडमिशन है और जो स्कूल में जाने का, रहने का, पढ़ने का जो दर है वो बहुत बढ़ी है। मिड डे मील एक सक्सेसफुल वेलफेयर स्कीम है। मिड डे मील, इसने लिटरेसी रेट हमारे देश में बढ़ाई है। तो एक तरफ हमारे पास वो एग्जाम्पल है जहाँ पर सरकार ने पैसा लगाया लेकिन रिटर्न कुछ नहीं आया। एक तरफ एग्जाम्पल हमारे पास वो है जहाँ सरकार ने सही जगह पर पैसा लगाया और रिटर्न सही आया, जिसमें लिटरेसी रेट बढ़ी हमारी। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सरकार ने साइकिल के ऊपर दिया कि लड़कियों को, एक शायद मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम थी कि जो बच्चा 10th पास कर लेगा, 12th पास कर लेगा, उसको साइकिल देंगे कि लड़कियां स्कूल जा सकें। अब ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल इलाका है। ट्राइबल इलाके में क्या होता है कि सड़कें इतनी नहीं है, गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन दिक्कत है। तो जब लड़कियों को साइकिल मिली, थोड़ी सी वो आत्मनिर्भर हुई, तो जाके देखा गया कि जो बच्चों के पढ़ने की जो दर है वो ज़्यादा बढ़ी है, लड़कियों की जो एडमिशन की दर है वो बढ़ गई है इसके अंदर। तो यहाँ पर पैसा लगाना जरूरी होता है। अब बेरोजगारी भत्ता दे दिया गया, ये सही है, लेकिन सरकार के पास क्या पैसा इतना है कि नहीं है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, एक चीज़ और समझते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे देश में ये माना गया है, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में और मोदी गवर्नमेंट दोनों में, कि 3% जीडीपी के 3% के आसपास हम रखेंगे। 3% जीडीपी का जो दर है, जीडीपी का 3% तक हम अपना सीएडी रखेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं माइनस जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका नेट दिखाता है कि हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब हम इतना देखेंगे कि हमारा जो है वो हमारी जीडीपी के 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब आप इस तरह की वेलफेयर स्कीम करोगे, जब आप सरकार जो है वो पब्लिक को पैसा देगी, तो जो CAD है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, आपको आ कुछ नहीं रहा फिलहाल, आप दे रहे हो और ये उम्मीद कर रहे हो कि पैसा फ्यूचर में आएगा, अभी आप फिलहाल दे रहे हो। तो आपको जो CAD है, जो 3% में रखने के लिए बात कही गई थी, वो 3% से बढ़ के हो सकता है 5-6% आ जाए। अब जब ये CAD बढ़ता है तो उसके ड्रॉबैक ये होता है कि जो आपका रुपया होता है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब अगर आपका रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा तो उसके अपने इश्यूज़ हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हुआ तो आपका जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा और आपका जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। अब आपका रुपया जो है डॉलर के मुकाबले अगर कमज़ोर हुआ, अभी 74 रुपये में है, वो मान लो 80 रुपये में होता है, तो जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो अमेरिकन को, ब्रिटिश, यूरोपियंस को वो सस्ता लगेगा, लेकिन जो अब चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे तेल हो गया, वो आपको महंगा पड़ जाएगा आपको। अब देखना ये है कि हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं और हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हैंडलूम के कुछ चटाइयों के चक्कर में हम अपना रुपया डिवैल्यूड करके महंगा कर दें, थोड़ा सस्ता कर दें। चटाइयाँ तो सस्ती पड़ गई, लेकिन जो तेल हमें आ रहा है वो महंगा पड़ रहा है फिर। और एक बार तेल हमने महंगा तेल खरीदा तो पब्लिक को तेल महंगा बेचा, तो उसके और इफेक्ट है वो महंगाई दर बढ़ जाएगी। क्योंकि तेल महंगा होगा तो डीजल महंगा होगा तो गाड़ियों में डीजल जाएगा, वो महंगा होगा तो गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन जो महंगा पड़ जाएगा, उसके बाद जो लोगों को मिलेगा वो सामान वो महंगा हो जाएगा, तो महंगाई दर बढ़ जाएगी। महंगाई दर बढ़ने के अपने और इशूज़ होते हैं। ठीक है, तो एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है कि क्या करना है। ये बातें जो मैं डिस्कस की हैं अभी आपसे कि अगर अलाउंसेस देते हैं तो क्या फ़ायदे हैं, अलाउंसेस देंगे तो नुकसान क्या होगा। ठीक है, कि सरकार का CAD बढ़ जाएगा, सरकार जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो क्या है, सरकार के खुद के पास पैसा है या नहीं है, ये भी चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ और भी है, कुछ लोगों ने कहा कि फॉर टाइम बिंग पैसे देना चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ये जो है ये समझ लीजिए कि इंजेक्शन है, कि एक आदमी कमज़ोर हो गया, गिरा पड़ा हुआ है, उसको आपने इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ा सा चल पड़ा। तो शुरुआत में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी उस रुकी हुई गाड़ी की तरह है। उधर सर्दियों में गाड़ियाँ जो ठंडी हो जाती हैं तो उस तरह ठंडी हो चुकी है कि धक्का दे के थोड़ा सा उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और एक बार जब वो फ्लो में आ जाएगी तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी इसके अंदर।
तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लगातार अलाउंसेस नहीं दे सकते, लगातार अलाउंसेस मतलब पब्लिक ऐसा नहीं कर सकते कि ये बैठ के खाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये चीज़ हुई है, यूरोप में हुई है, ग्रीस में। ग्रीस वाले लोगों ने, इटली ग्रीस, इन्होंने क्या किया कि लोन ले लेके पब्लिक को अलाउंसेस दिए हैं। लोन ले लिया, अलाउंसेस ले लो, पब्लिक ऐश कर रही है, पब्लिक ऐश कर रही है। उसके बाद क्या हुआ, आज उनकी जीडीपी से 100% ज़्यादा उनका लोन हो चुका है। मतलब जितनी जीडीपी है उससे डबल उनका लोन हो चुका है। अब वो चुकाएंगे कैसे? यानी कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और आपका लोन जो आपके पास 50,000 रुपये का आपका है। तो ये प्रॉब्लम आ चुकी है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंडिया वही चीज़ बचती है कि हम इतना भी अलाउंसेस ना दे दें कि हम पे कर्जा बढ़ जाए और फिर हम चुका ना पाएँ। ये कुछ बातें हैं दोस्तों समझने के लिए, ये GS3 की हैं, जो मैंने कुछ बातें आपसे बोली, यहाँ पे डिस्कस किया। इसको आप नोट्स बनाइए। इसके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है। ये आपको हमेशा लिखना है, अपने आंसर को बैलेंस करना है। अल्टीमेट सच कुछ नहीं है, बस सबकी बातें थ्योरी है, फिलॉसफीज़ हैं। आपको सारी बातों को लिखना है और जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से अपने आंसर को पेश करना है। अगर फेवर में आता है आंसर, क्वेश्चन आता है फेवर में कि अलाउंसेस होने चाहिए, तो आपके पास अलाउंसेस को होने के आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। अगर ऐसा आ रहा है कि अलाउंसेस नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा रहा है, तो आपके पास नेगेटिव बात बोलने के कुछ तरीके हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप हर आंसर को कर लो। और ये तब हो पाएगा जब आपको किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पास। आज जो मैंने डिस्कस किया आप उसे कॉपी में लिखें। अब आपने जब पढ़ा तो आपको पता लगा कि हाँ भाई 3-4 पॉइंट कवर हो गए हैं। अब आपको पता है कि 2-3 पॉइंट की मुझे और ज़रूरत है। तो जब इन फ्यूचर में जब कभी ऐसा डिबेट हो या कुछ ऐसा कोई मटेरियल मिल जाए पेपर में, तो वहाँ से अगर एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा जो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है वो उठाइए और लिख दीजिए उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आपको पता चलेगा कि मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं और मुझे कितने पॉइंट की ज़रूरत है। दैट्स ऑल, खत्म। 50 तरह के PDF लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेहनत करो, आपको सिविल सर्वेंट बनना है। आपको PDF इकट्ठा करने वाला नहीं बनना है, आपको सिविल सर्वेंट बनना है। जो आप लिखोगे वही आपकी नॉलेज है। आपने कितना भी पढ़ाई किया हो, लेकिन क्या लिखा है बस मैटर इसी बात पर आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही आपको करूँगा। ख़त्म करने से पहले दोस्तों 2021 के लिए एक NCERT का कोर्स हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। आप चाहें तो NCERT कोर्स कर सकते हैं। 2021 के लिए है, बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के NCERT के बच्चों को जो स्कूल में NCERT पढ़ाई जाती है पढ़ाया जाएगा। उसमें वीडियोस देंगे, PDF देंगे, टेस्ट देंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट होगा, यानी कि हफ्ते में 3 क्लासेस आपकी चलेंगी। आपको लाइव डिस्कस किया जाएगा, एक सवाल आपसे ओरली डिस्कस कराया जाएगा, याद कराया जाएगा। तो जो भी आपकी जिम्मेदारी होगी हमारे ऊपर होती है। हर दिन आपको एक सवाल देकर आपको याद कराया जाता है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।